हम ये बता दें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सबसे पहले आए इंडक्टिव इफ़ेक्ट पे। ओके, इंडक्टिव इफ़ेक्ट में आपने क्या किया, इंडक्टिव इफ़ेक्ट को पढ़ा और प्लस आई इफ़ेक्ट है, माइनस आई इफ़ेक्ट है, ठीक है, उसके ऑर्डर को पढ़ा, उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे ये उसको इफ़ेक्ट करता है, इंटरमीडिएट्स को कैसे इफ़ेक्ट करता है। इंटरमीडिएट्स में क्या आते हैं, जैसे कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन और फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में अपने एक डॉट से दर्शाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को शो करता है, उसके पास ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। और उसके बाद में प्लस आई या माइनस आई जो इफ़ेक्ट होता है वो एसिड बेस कंपाउंड्स के अकॉर्डिंग कैसे होता है, ठीक है, तो उसकी भी अपने स्टडी कर चुके हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। इसमें आगे बढ़ा हमने रेजोनेंस इफ़ेक्ट के बारे में। रेजोनेंस इफ़ेक्ट, उसके बाद में रेजोनेंस इफ़ेक्ट को अपने मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें प्लस एम माइनस एम इफ़ेक्ट का ऑर्डर बढ़ा था, जो मैंने बताया था, आपको याद होना चाहिए ये ऑर्डर। उसमें एरोमेटिसिटी, जिसमें अपने हक्कल रूल की बात की थी, और रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर हैं उनकी बात की थी, और उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखा था, कौन सी स्ट्रक्चर किस केसेस में जो है तो ज़्यादा स्टेबल होगी। और हमने उसके कुछ 3-4 रूल बताए थे जो आपको ध्यान में रखने हैं फॉर द एग्ज़ाम पर्पज़। ओके, उसके बाद आज अपने स्टडी करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट के बारे में। अल्फ़ा कार्बन क्या होता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। और एंगल स्ट्रेन क्या होता है, नॉन बॉन्ड रेजोनेंस का मतलब क्या होता है। जो ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट है ना, इसी को अपने बोलते हैं नॉन बॉन्ड रेजोनेंस, नॉन बॉन्ड रेजोनेंस। और अपने इसको क्या बोल सकते हैं, और इसको बोलते हैं बेकर नेथन इफेक्ट। ओके, माफ़ कीजिएगा राइटिंग के लिए। ओके, तो राइटिंग थोड़ी ख़राब है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट से। ओके, व्हाट इज़ हाइपर कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन का ये मेन फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो ये शो करता है भी हाइपर कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसी चीज़ को अपने नेक्स्ट पेज में स्टडी करने वाले हैं। ओके, ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अब ये स्ट्रक्चर देखिए आप, इस स्ट्रक्चर में क्या है, इस स्ट्रक्चर में आपको ये स्ट्रक्चर अब क्लियर दिख रही है ना। जो ये बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, जो ये वाला बॉन्ड है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। अब जो ये कार्बन है, अब एक कार्बन क्या है, इसके पास जो ऑर्बिटल्स होंगे, एक्स, जो एक्स वाला होगा, वाई वाला होगा, और जो जेड वाला होगा, ठीक है। अपने इस तरीके से शो कर देते हैं। अब इसके पास क्या है, पीजेड जो ऑर्बिटल है, इसके पास जो पीजेड ऑर्बिटल है, ये पीजेड कह देते हैं अपने इसको, ठीक है। जो ये पीजेड ऑर्बिटल है, ये इसके पास वैगेंट है, और ये क्या है, कार्ब एनायन, कार्ब कैटायन। जो ये कार्ब कैटायन है, अब इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो ये इलेक्ट्रॉन है वो पास वाले बॉन्ड से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा जंप होकर, क्योंकि ये अपनी कमी को पूरा करेगा, पास वाले कार्बन से खींचेगा ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होना है स्ट्रक्चर में आगे, जब उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो वहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये जो डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, इस डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी।
बट हाइड्रोजन से तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस हो गए, उसने जो कोवलेंट बॉन्ड बना रखा था कार्बन के साथ वो बॉन्ड टूट गया और ये हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में रह गया। जब ये हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में रह गया तो ये जो इसका जो सराउंडिंग्स है उसी के अंदर ही रहेगा, ये इसी कंपाउंड के पास, इसी कंपाउंड के पास इसने रहना है, ठीक है। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में अब जब अपने स्टडी करेंगे इसको, तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है वो केवल अल्फा हाइड्रोजन ही शो करते हैं। अब पढ़ेंगे जो अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, ठीक है। एक बार आप समझ लीजिए, अब ये जो है हाइड्रोजन, पहली बार तो इसने किया हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, दूसरी बार इसने दिखाया हाइपर कॉन्जुगेशन, और तीसरी बार जो ये वाला है, ये वाला हाइड्रोजन है वो शो करेगा। ये देखिए इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, ठीक है। अगर ये अपने सराउंडिंग के आसपास ही रहता है, ठीक है, कंपाउंड के आसपास, बट इसके अंदर बॉन्ड नहीं बना होता, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है जिससे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ओके। तो इसी कारण इसको नॉन बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं, क्योंकि ये इसके सराउंडिंग के पास ही रहता है। नेक्स्ट में अपने पढ़ेंगे, हमने पढ़ा कार्ब कैटायन के लिए, अब हम पढ़ेंगे कार्ब एनायन के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए डबल बॉन्डेड कोई स्ट्रक्चर है, जब ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के पास चले गए। एक मिनट, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ आएगा। ये मान लीजिए इसके पास गया, ओके। जब ये इसके पास जाएगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जब ये नेगेटिव चार्ज आ गया, जब यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होते ही ये कंजुगेशन में आ जाएगा। कंजुगेशन का मीन्स आपको पिछले लेक्चर में बताया गया है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर वाले लेक्चर में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ पे जाके आप ज़रूर चेक कीजिए। अगर आप, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक प्रदान कर दूंगा, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है, जो ये इस डबल बॉन्ड के कारण जो ये अल्फ़ा H है, ये वाला अल्फ़ा H है और ये वाला अल्फ़ा H है, ये तीनों के तीनों हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, ओके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमने कार्ब एनायन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, कार्ब कैटायन के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ना जरूरी है फ्री रेडिकल के बारे में। अब फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट किस तरीके से होता है वो अपने को देखना है, ओके। अब मान लीजिए ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का जो ये बॉन्ड बना रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना रहा होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके पास एक वैकेंट इलेक्ट्रॉन है। अब इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है वैकेंट, ये मान लीजिए यहाँ आया, ठीक है। अपने कहते हैं ना, इसको सिंगल एरो से शो करते हैं, इस प्रकार के एरो से शो किया जाता है फ्री रेडिकल को, ओके। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो इसका एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है, जस्ट 1 मिनट, इसका जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक मिनट, हाँ जी, इसका जो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ फिर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री है अभी, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के पास आ जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएगा तो ये वाला कार्बन क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल,
ठीक है। और जो ये H है वो किस फॉर्म के अंदर बच जाएगा, वो H+ की फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा। अब ये H+ की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ से इस प्रकार की रिएक्शन होती है तो ये वाला H पॉजिटिव बनेगा। अगर यहाँ से ये H जो शो करता है हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इसमें जो ये स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, इसके 3 स्ट्रक्चर होंगी। ओके, अगर अपने देखें नेक्स्ट जो बात करें, आपको इसी स्ट्रक्चर में यही समझाया गया है भी ये किस हिसाब से हो रहा है। ठीक है, और एक आपको चीज़ याद रखनी है, हाइपर कॉन्जुगेशन नेगेटिव यानी कि कार्ब एनायन में पॉसिबल नहीं होता। अगर आपको पहले से ही कार्ब एनायन दिया गया है, अगर आपको डबल बॉन्डेड कार्बन दिया है और वो फिर नेगेटिव बना रहा है, कार्ब एनायन फिर बना रहा है, तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। बट आपको डायरेक्ट सीधा अगर पूछ लिया जाए कार्ब एनायन में, तो वहाँ जो है वो कार्ब एनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। अब हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, जब कोई sp3 कार्बन यानी कि उसके चारों के चारों बॉन्ड बने हुए हों। ठीक है, कोई भी लॉन पेयर उसके पास नहीं हो, जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन या उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन उपस्थित हो, तो किसी तंत्र जैसे कि कार्ब कैटायन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, फ्री रेडिकल है। ठीक है, कार्ब एनायन नहीं लिखना इसमें, के साथ जुड़कर CH बंध अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण पाई बंध के निर्माण हेतु कर देता है। ठीक है, सिग्मा का स्थानांतरण किस में कर देता है, पाई बॉन्ड में, तो उसे क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, और हाइपर कॉन्जुगेशन का नो बॉन्ड रेजोनेंस ये आपको हेडिंग में ही बता दिया था, क्योंकि इसमें H+ है जो बिना किसी बंध के संयुग्मित तंत्र के संपर्क में रहता है। और जब कोई, अब हम देखते हैं अल्फा कार्बन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। जब कोई sp3 कार्बन उपरोक्त तीनों संयुग्मन, यानी कि हम आपको तीन प्रकार के संयुग्मन दिखाएंगे, जिसमें हम बताएंगे कौन सा अल्फा H होता है, कौन सा अल्फा कार्बन होता है। तो अल्फा कार्बन कहलाता है, और उससे जुड़े हुए जो H हैं, हाइड्रोजन है, वो क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। अब वो 3 कॉन्जुगेशन क्या है, चाहे वो कार्ब कैटायन हो, एक हो डबल बॉन्डेड कार्बन और एक हो फ्री रेडिकल। अब इनको नहीं देखना, फ्री रेडिकल को नहीं देखना, डबल बॉन्डेड कार्बन को नहीं देखना और पॉजिटिव को नहीं देखना। अब इसके ऊपर आपको अगर किसी भी स्ट्रक्चर में ये मिले और आपसे अल्फा H या अल्फा कार्बन पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ कर लें, पहले ही राउंड ऑफ कर लें, ताकि आपको ध्यान रहे कंपटीशन एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता। आप फटाफट उसको राउंड ऑफ कीजिए, देन आपको आपके पास जो बची हुई स्ट्रक्चर है कौन सी, sp3 कार्बन, याद रखना है आपने, sp3 बॉन्डेड कार्बन ही होना चाहिए। तो उसमें क्या है, आपको जितने H मिलेंगे वो आपके अल्फा H होंगे। ठीक है, अब देख लीजिए इस स्ट्रक्चर में हम अल्फा H बोलें तो वो कितने हैं, 3 है, और अल्फा कार्बन बोलें तो वो 1 है। ओके, सेम एज इट इज़ यही स्ट्रक्चर है, और जितने अल्फा H होंगे उतनी ही हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनती हैं। ठीक है, तो मूल कार्बन संरचना वाली को यदि काउंट करें तो क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन जो स्ट्रक्चर होगी वो कितनी होगी, अल्फा H+1। इसका मतलब क्या है, अगर हम जो अपने को स्ट्रक्चर पहले से दी है, ठीक है, अगर अपने उसी को भी काउंट करें तो उसकी जो संख्या कितनी होगी, अल्फा H+1 हो जाएंगी। अगर हम
किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को देकर ये पूछा जाए कि इसकी कितनी हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है। तो अपने को कुछ नहीं करना, कार्ब कैटायन और डबल बॉन्डेड कार्बन है, फ्री रेडिकल है, इनको राउंड ऑफ करना है, अल्फा एच देखनी है, ठीक है। तो अल्फा एच देखेंगे और अपने उसमें एक जोड़ देंगे तो उसकी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर जो है वो आ जाएगी। जैसे हम इस एग्जांपल को लेकर चलते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल के अंदर क्या है ये देखिए। इस एग्जांपल में आपको कहीं कार्ब कैटायन नज़र आ रहा है, आपको यहाँ कार्ब कैटायन नज़र आ रहा है, राउंड ऑफ किया। अब इसकी सराउंडिंग्स देखनी है। इसकी सराउंडिंग्स में एक तो ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, और जनरली बच्चे क्या करते हैं, ये वाला कार्बन भूल जाते हैं। ये कार्बन आपको ध्यान में रखना है। आपको स्ट्रक्चर वहाँ ऐसी ही मिलेगी जिसमें आप कंफ्यूज होगे, बट आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट ध्यान में होगा तो आप क्वेश्चन इजीली टिक कर देंगे। ओके, तो ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। इस कार्बन के पास H कितने हैं, ध्यान से देखिए। एक बॉन्ड ये बना हुआ है, इसके पास एक बॉन्ड ये बना हुआ है और एक बॉन्ड ये बना हुआ है, यानी कि इसकी वैलेंसी एक ही खाली है। एक वैलेंसी खाली है तो इसके पास एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। इसके पास दो बॉन्ड ये बना रहा है, ठीक है। अब दो हाइड्रोजन होंगे तो दो अल्फा एच यहाँ होंगे और यहाँ तीन अल्फा एच होंगे, ठीक है। तो टोटल इस स्ट्रक्चर में कितने अल्फा एच हो गए, अगर इस स्ट्रक्चर में पूछे तो अल्फा एच कितने हो गए, 3 और 2 5 और 1 6 अल्फा एच होंगे। और अल्फा कार्बन वो 3 होंगे। और अगर अपने को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछे, रेजोनेंट नहीं, हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर पूछे, जस्ट ए मिनट, हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर पूछे तो वो कितनी होगी, 6 और 1 7। अगर अपने मेन जो स्ट्रक्चर है ये वाली स्ट्रक्चर, इसको काउंट करें तो 7 होंगी। अगर इसे काउंट नहीं कर रहे हैं तो जो स्ट्रक्चर होंगी वो 6 होंगी। ओके, अब हम नेक्स्ट जो काफ़ी एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ, जैसे ये एग्जांपल स्टार एग्जांपल है। अब ये कार्बन है, इस तरीके में पूछा है कितने अल्फा एच होंगे। हम क्या करते हैं, जब इस प्रकार का एग्जांपल आता है तो अपने जिस हिसाब से बताया है उसको राउंड ऑफ करना है, तो इसे तो राउंड ऑफ कर लेते हैं और उसके सराउंडिंग में जुड़े इस एच को अल्फा एच कंसीडर कर लेते हैं, बट ये आपका एग्जांपल गलत हो जाएगा, ठीक है। उस पूरे कार्ब कैटायन को लेना है हमने, उसके साथ जो जुड़ा है, ठीक है, उसे अपने कंसीडर करेंगे, ना कि इसको। तो इसमें क्या होगा, हम इस पूरी स्ट्रक्चर को लेंगे राउंड ऑफ। अगर इसके सराउंडिंग्स में कोई चीज़ जुड़ी होती तो अपने उसे अल्फा एच के रूप में गिनते, बट यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ अल्फा एच की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो अल्फा एच क्या आएंगे, 0, कुछ भी अल्फा एच नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कुछ एग्जांपल हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी एग्जांपल में अगर आपको दिक्कत आती है तो मेरा टेलीग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाकर मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ रहे हैं आगे, जो उसकी अल्फा एच के अकॉर्डिंग उसकी स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, ठीक है। आपको 4 या 5 स्ट्रक्चर दिए हैं और उसमें से पूछा है विच इज़ द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, या आपको मिक्स करना क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो उस प्रकार के क्वेश्चन में कैसे देखते हैं, किसी भी संयुग्मित तंत्र का स्थायित्व अल्फा एच की संख्या पर डिपेंड करता है, ठीक है। जितने ज़्यादा अल्फा एच होंगे उतना ही ज़्यादा इसका क्या होगा, स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी। अब हम देखते हैं एक मेन फंडामेंटल थिंग जो रेजोनेंस इफेक्ट है, अपने वरीयता का क्रम देखते हैं, किसको पहले रखना है, कि कौन सा प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है रेजोनेंस इफेक्ट, ये आप नोट कर लीजिएगा,
ये टेम्परेरी स्लाइड है। ओके, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है रेजोनेंट इफ़ेक्ट। अगर किसी में मिक्सिंग ऑफ एग्जांपल्स दिए हैं तो उसमें आपको देखना है पहले रेजोनेंस इफ़ेक्ट, वरीयता आपको उसी को देनी है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट, ठीक है। और तीसरे नंबर पर हम देखेंगे आई इफ़ेक्ट। ये जो ऑर्डर है वो आपको याद होना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स सॉल्व होंगे, ठीक है। ये आप टेम्परेरी स्लाइड है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो हमने कार्ब कैटायन के बारे में पढ़ा। ये आपको स्ट्रक्चर पीछे बता दी गई हैं जो इसी अकॉर्डिंग होगी। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया, मान लीजिए इस क्वेश्चन को अपने थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि अपने को समझना आसान हो जाए। हाँ जी, चलिए अब इसे राउंड ऑफ करना है। किसे राउंड ऑफ करना है? कार्ब कैटायन को। हम इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं, इसे भी राउंड ऑफ कर लेते हैं, इसे भी राउंड ऑफ और इसे राउंड ऑफ। इसमें ऐसा आपको एक एग्जांपल हमने पीछे बताया। इसकी सराउंडिंग्स में 1, 2 और 3 कार्बन है। 3 कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन 9, तो 9 अल्फा एच हो गए। इसमें कितने अल्फा एच हो गए? 3 और 3 6, तो 6 अल्फा एच हो गए। इसमें 3 ही है तो 3 अल्फा एच हो गए। इसमें कोई अल्फा एच नहीं हुआ। हमसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा है, तो हमें पता है जितने ज़्यादा अल्फा एच होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो सबसे ज़्यादा अल्फा एच इसमें, तो सबसे ज़्यादा का ऑर्डर इस अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जनरल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंसेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से बच्चों के ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, पर अपने को देखना है क्वेश्चन करने का सही तरीका क्या है, वो हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन करने का सही तरीका, आपको ये एक ऑर्डर ज़रूर याद होना चाहिए, ये वाला ऑर्डर जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। ओके, इसमें क्या है, अगर किसी भी क्वेश्चन में मिक्सिंग ऑफ एग्जांपल्स है, ठीक है, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे एरोमेटिसिटी। सबसे ज़्यादा वरीयता देनी है एरोमेटिसिटी को। किसी में एरोमेटिसिटी है तो वो उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और उसके बाद इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम आपको आगे पढ़ाएंगे, एक बार फ़िलहाल आप याद कर लीजिए। और रेजोनेंस उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, उसके बाद में इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। और इनमें भी फर्दर आपको याद रखना चाहिए प्लस आई कौन सा है, नेगेटिव आई कौन सा है, कौन सा इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। अगर आपने ये पिछले इंडक्टिव इफेक्ट के 3 लेक्चर और रेजोनेंस इफेक्ट का जो आपने लेक्चर है वो मिस कर दिया है, तो प्लीज़ आप पहले उसे देखें फिर ये वीडियो पूरा देखें। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं अपने इस एग्जांपल की ओर। इसमें हमने देखेंगे जो अपने पहले राउंड ऑफ करते हैं, ये राउंड ऑफ किया है, ये राउंड ऑफ किया और ये राउंड ऑफ किया, ठीक है। अल्फ़ा एच देखने हैं। वैसे तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। इसमें अल्फ़ा एच कितने हैं? 9। इसमें हाइड्रोजन गिनने हैं, ड्यूटेरियम को नहीं गिनना, ये ड्यूटेरियम है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। इसमें 3 और ये तो ड्यूटेरियम है, ये भी ड्यूटेरियम है, तो 3 ही अल्फ़ा एच होंगे। और इसमें तो 0 है क्योंकि सारे के सारे ड्यूटेरियम हैं, ठीक है। और अगर हमसे पूछा जाता आई इफ़ेक्ट के अंदर ये एग्जांपल, इसका इंडक्टिव इफ़ेक्ट बताइए, पार्टिकुलरली पूछा जाता इंडक्टिव इफ़ेक्ट बताइए, तब हम हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफ़ेक्ट नहीं होता, ड्यूटेरियम का होता है, तो हम उस अकॉर्डिंग से इसको सॉल्व करते हैं। बट हम यहाँ एग्जांपल पूछा गया है हाइपर कॉन्जुगेशन से बेस्ड, तो हम वरीयता क्रम में किसको देखना है? हाइपर कॉन्जुगेशन को।
सबसे पहले हमें पता लगाना होगा इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। उसका तरीका हमने बताया, अभी कार्बोकेटाइन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है। ओ सॉरी, सिंगल बॉन्डेड नहीं, जो फ्री रेडिकल वाला है, ठीक है। और वो अपने देखेंगे उस वो ही हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग अपने एग्जाम्पल को हिट कर देंगे। तो ये एग्जाम्पल हाइपर कॉन्जुगेशन का है, आई इफेक्ट का नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। सेम एज इट इज़ एग्जाम्पल है, जिसे आप भी ट्राई करके देखिए। आपके लिए ये क्या है, होमवर्क दे के जा रहा हूँ मैं, होमवर्क, ठीक है। ये आप खुद कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझसे टेलीग्राम ऐप पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। अब देखिए, ये दो स्ट्रक्चर दी है एग्जाम्पल में, और इसमें हमें स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट पूछा है। सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए राउंड ऑफ करना। हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं। हमें पहले देखना है रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन से पहले रेजोनेंस इफेक्ट। बट यहाँ कॉन्जुगेशन में तो है, बट जो ये स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर है दोनों सेम है, ठीक है। हम किसी का भी इफेक्ट देखेंगे तो उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका इफेक्ट जीरो, इसका इफेक्ट जीरो। हम देखेंगे इसके साथ जो ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये ग्रुप जो जुड़े हुए हैं उसका इफेक्ट देखेंगे तो हमें क्या पता लगेगा। जो यहाँ क्या है, CH3 है, यहाँ क्या है, CD3 है। और हाइपर कॉन्जुगेशन इसका होता है, इसका नहीं होता। तो हाइपर कॉन्जुगेशन को देखना है, यहाँ भी H ज़्यादा है आई इफेक्ट से, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है इसमें, तो जो A वाली स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल होगी एज़ कम्पेयर टू B। सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको ध्यान में होना चाहिए ये कंसेप्ट। अगर आपके ध्यान में नहीं है तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली -1 लेके जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, ठीक है। एल्कीन के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है। डबल बॉन्डेड कार्बन बताया था जो कार्ब एनायन बना लेते हैं, ठीक है। कार्ब एनायन बना लेते हैं, और कार्ब एनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन वैसे तो हाँ, सीधा अगर आपने पूछा कार्ब एनायन में तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं होता। अगर हमसे डबल बॉन्डेड कार्बन में पूछा गया तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और उसमें अल्फा H के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, ठीक है। ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल सेम एज इट इज़ राउंड ऑफ कीजिए, इसको राउंड ऑफ कीजिए, इसको और इसको। इसके सराउंडिंग्स में देखिए, इसके सराउंडिंग्स में कुछ नहीं है। इसके सराउंडिंग्स में एक CH3 है, उसके पास हाइड्रोजन है और उसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो वो 3 के 3 क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। और इसके सराउंडिंग्स में 3 और 3 6, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो इसी अकॉर्डिंग ये स्टेबिलिटी हो रहेगा, जितने ज़्यादा अल्फा H होंगे उतना ही ज़्यादा इसका स्टेबिलिटी होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो पूछी जाती है, स्टेबिलिटी ऑफ ब्यूटीन। अब इसमें क्या करना है अपने को, इस प्रकार के सिस्टम में ये दीजिए, राउंड ऑफ किया इसको, इसको राउंड ऑफ किया और इसको राउंड ऑफ किया। यहाँ जो है 2 कार्बन पर आ रहा है, यहाँ भी अल्फा H6 हो रहे हैं और यहाँ भी अल्फा H6 हो रहे हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन आपने नेक्स्ट में दी है, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए आप, ये जो पहली स्ट्रक्चर है इसके अंदर जब हाइपर कॉन्जुगेशन शो होगा, ठीक है, तो इसमें क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन को शो करेंगे तब अपने देखेंगे जो ये कार्ब एनायन है, ठीक है, ये कार्ब एनायन है, ठीक है। जो ये कार्ब एनायन है उसके अंदर अपने देखना है
क्या इफ़ेक्ट हो रहा है और इस जो कार्बेनाइन है इसमें क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, कौन सी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसके लिए अपने एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं भी सेकंड स्ट्रक्चर में, ठीक है, जो ये सेकंड स्ट्रक्चर है अपनी, उसमें क्या हो रहा है, सेकंड स्ट्रक्चर में कार्ब एनायन के प्रभाव को कम करने वाला कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है, बल्कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर में थी उसमें क्या था, प्लस आई ग्रुप, जो प्लस आई शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए ये प्लस आई शो कर रहा है, यहाँ पे कोई भी इसको छेड़ने वाला नहीं है। मतलब जनरली आपने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई वाले प्लस को बढ़ाते हैं, यानी कि कार्ब कैटायन को बढ़ाते हैं। यहाँ इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा ये। अगर यहाँ नेगेटिव आई जुड़ा होता तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता, पर यहाँ पॉजिटिव आई जुड़ा हुआ है, ये इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। अब इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है तो दोनों स्ट्रक्चर में कंपैरेटिवली ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी नीचे वाली, क्योंकि इसको ख़राब करने वाला कोई भी नहीं है। तो इसी के अकॉर्डिंग अपने इस एग्जांपल की एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, नीट में भी पूछा जाता है और कई बार एम्स में भी पूछा जाता है। नीट और एम्स का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा। और उसके बाद देखनी है हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा। हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा क्या होगी, अगर अपनी किसी भी स्ट्रक्चर है, कोई भी डबल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्डेड है चाहे ट्रिपल बॉन्डेड है, उसका अपने हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं तो उसमें अपने को कितनी मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा। इसमें देखिए जो एंथैल्पी है, ऊष्मा जिसे अपने देख रहे हैं ऊष्मा के रूप में, तो वो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और नंबर ऑफ अल्फ़ा एच के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जितने ज़्यादा अल्फ़ा एच होंगे उतने ही ज़्यादा उसके ऊष्मा को हमें कम देनी पड़ेगी, ठीक है। और टोलुइन का हाइपर कॉन्जुगेशन ये आप रीड कर सकते हैं, ठीक है, इजीली, कोई इजी है। इसमें मेन जो है हमें अल्फ़ा एच काउंट करने हैं। अल्फ़ा एच कितने होंगे इसमें, अल्फ़ा एच कितने होंगे, अल्फ़ा एच इसमें होंगे 1 2 और 3। 3 कैसे होंगे, जब ये देखिए हम यहाँ बता रहे हैं इस स्ट्रक्चर में देखिए, ठीक है, ये यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड के आते ही ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचेगा तो इस बॉन्ड को, जो यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रखी थी, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे और ये H+ की फॉर्म में निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। जब ये H+ की फॉर्म में यहाँ से निकल रहा है, H+ की फॉर्म में निकल रहा है, नेक्स्ट टाइम ये निकलेगा और उससे नेक्स्ट टाइम ये निकलेगा, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो हो रहा है, तो अल्फ़ा एच कितने होंगे, अल्फ़ा एच होंगे 3 अल्फ़ा एच। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछे तो कितनी होती है, टोलुइन की 5 होती है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है। और हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर पूछे तो वो कितनी होगी, अल्फ़ा एच + 1 4 हो जाएंगी, ठीक है, अगर अपने मेन स्ट्रक्चर को काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें अगर एग्जांपल में पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर तो अपने उस अकॉर्डिंग शो कर देंगे, ठीक है। ये एग्जांपल है, फर्दर सेम एज इट इज़ एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में क्या करना है, हमने अल्फ़ा एच काउंट करने हैं। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में, पहले हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, अपने पहले राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ किसे करना है, कार्ब कैटायन को। इस स्ट्रक्चर का कोई इफेक्ट नहीं है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ अल्फ़ा एच कितने हो गए, 3। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखना है, इसमें राउंड ऑफ किया, राउंड ऑफ
आप खुद कर लीजिए। हम देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर का कोई इफेक्ट नहीं है, इसमें इस स्ट्रक्चर का कोई इफेक्ट नहीं है, इसमें साथ में जुड़ी हुई यही स्ट्रक्चर है, हम इसे कंसिडर नहीं कर रहे। हम केवल बिल्कुल साथ में जो स्ट्रक्चर जुड़ रही है उसकी बात करेंगे। तो अल्फा एच कितने होंगे? 2 होंगे। पीछे आपको कंसेप्ट सिखाया गया है। इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, ये स्ट्रक्चर में ओनली 1 अल्फा एच ही है, और जो इससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें अल्फा एच 0, अल्फा एच 0। तो अपने स्टेबिलिटी ऑर्डर तो अल्फा एच के अकॉर्डिंग देते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा एच कौन से स्ट्रक्चर में होगी? इस स्ट्रक्चर में। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक है। अब अपने बात करते हैं एंगल स्ट्रेन की। एंगल स्ट्रेन क्या होता है? एंगल स्ट्रेन होता है अगर कोई भी स्ट्रक्चर है वो दूसरे बॉन्ड से, ठीक है, मान लीजिए ये एक बॉन्ड बन रहा है और इस बॉन्ड से जो ये एंगल शो कर रही है, ठीक है, उस एंगल में कमी आ जाना, ठीक है, या उस एंगल में इंसान इन्हांसमेंट हो जाना, वो एंगल इंक्रीज हो जाए, चाहे वो एंगल डिक्रीज हो जाए, ठीक है, तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? एंगल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। अब इस एग्जांपल की बात करते हैं अपने। इस एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और इसमें इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड हो गए। हम जानते हैं जो सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है इसकी लेंथ कम होती है, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है। अब मान लीजिए अगर अपने शो करें यहाँ, ये जो लेंथ है काफ़ी ज़्यादा हो गई, ठीक है, और ये वाली जो है इसकी लेंथ कम है, ठीक है। मान लीजिए पहले डबल बॉन्ड बनाने से पहले ये शो कर रहा था यहाँ 60 डिग्री, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर हो गई तो ये तीसरा बॉन्ड यहाँ से यहाँ बनेगा, ठीक है। अब इस एंगल की बात करेंगे अपने, तो वो नॉट इक्वल्स टू 60 होगा। जस्ट ए मिनट, वो क्या होगा? डज नॉट इक्वल्स टू 60 डिग्री। उसमें क्या होगी? या चाहे तो कमी आ जाए चाहे वो बढ़ जाए, ठीक है, तो वो एंगल स्ट्रेन हो गया इसके अंदर। एज कंपैरेटिवली अगर अपने इस स्ट्रक्चर की बात करें, इस स्ट्रक्चर में बात करेंगे तो ये क्या है? 60 डिग्री। ये मान लीजिए 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। अब यहाँ जो डबल बॉन्ड बन रहा है इसका इस स्ट्रक्चर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि इन तीनों की लेंथ सेम है। इन तीनों की लेंथ अगर सेम है तो ये सेम एक्सिस के साथ सेम एंगल शो करेंगे, ठीक है। अब इसमें एंगल स्ट्रेन नहीं है। अब एंगल स्ट्रेन नहीं है, सेकंड स्ट्रक्चर में एंगल स्ट्रेन है। जब एंगल स्ट्रेन होता है तो उसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो देखा जाता है। अब एंगल स्ट्रेन कम किस में है? एंगल स्ट्रेन कम इसमें है, तो ये स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल स्ट्रेन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया आज के लेक्चर के बारे में। यहाँ हम अंतर दे रहे हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेशन एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा एच होंगे, ठीक है, इसमें अल्फा एच नहीं होंगे। कॉन्जुगेशन इज ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल्स, ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल अक्रॉस सिग्मा बॉन्ड। और इसमें क्या होगा? सिर्फ इंटरेक्शन होती है, नॉट ओवरलैप होता है, ठीक है। अकर बिटवीन पी ऑर्बिटल, और ये कोई भी ऑर्बिटल के अंदर हो सकते हैं। अकर्स इन कंपाउंड हैविंग अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। हम कॉन्जुगेशन बताया था,
अल्टरनेट के अंदर जो है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरीके से कॉन्जुगेशन होना चाहिए। चाहे वो कॉन्जुगेशन हमने कॉन्जुगेशन 4 या 5 टाइप के पढ़े थे, उस प्रकार का कॉन्जुगेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। और अकर्स इन कार्ब कैटायंस और अदर कंपाउंड दैट हैव p ऑर्बिटल और pi ऑर्बिटल एडजेसेंट टू द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए और इसमें कॉन्जुगेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट इन डिलोकलाइज्ड pi इलेक्ट्रॉन क्लाउड और रिजल्ट इन प्रोटॉन्स एंड स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल्स। ये सिंपल साइज इसके अंदर बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। मेन डिफरेंस की बात करें तो मेन डिफरेंस इसके अंदर जो है तो वो इस थर्ड पॉइंट का है, ठीक है। ये आपको ये ध्यान में होना चाहिए। हम अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, अपने तीनों के तीनों इफ़ेक्ट हो चुके हैं जिसे आपने पढ़ना था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, आपके साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ। नेक्स्ट में बात करेंगे अपने ऑर्थो इफेक्ट के बारे में। व्हाट इज़ ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। अब कुछ जनरल इफेक्ट पढ़ेंगे अपने, जनरल इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और उसकी जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म कैसे होती है, ठीक है। हम ये भी देखेंगे कि कौन से जैसे रिएक्शन हो रही है, हमें जैसे बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स में दिया जाता है ना, जैसे एक तरफ अपने को रिएक्टेंट दिए होते हैं, प्रोडक्ट अपने को खुद बनाना होता है। हम लैक ऑफ नॉलेज के कारण हम क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट अपनी मर्ज़ी से बना देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट वही बनता है जो कि नेचर में एग्जिस्ट करता है, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है वही फॉर्म होगा, ठीक है। हम वैसे ही बना देते हैं कुछ भी, ओके। तो ऐसा नहीं करना है, हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पता होना चाहिए कौन सा कंपाउंड कैसे बनेगा। आप देख लीजिए नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देख लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम ऑफ 2 या 3 क्वेश्चन आपको इस तरीके के मिलते हैं। आपको रिएक्टेंट दिया, आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो वो आपको स्टेबिलिटी आपको अगर ध्यान होगी तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप वो क्वेश्चन हिला भी नहीं सकते, ठीक है। तो हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए। और हम आज ये अपना तीसरा टॉपिक भी कवर कर चुके हैं, ठीक है। हमने ये टॉपिक कवर किया है और ये टॉपिक भी कवर कर लिया है और ये टॉपिक कवर कर लिया है। अब हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट की ओर चलेंगे, ठीक है। उस सेकंड पार्ट में अपने वो सारे इफेक्ट देखेंगे, देन अपने मूव ऑन करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म की ओर, ठीक है। तब तक के लिए